Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in news, and it's about Israel-Hamas conflict and US hegemony in the world. It's very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See, टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे एक बात बोलनी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि जो एडिटोरियल्स या फिर जो ये हम करंट एस्पेक्ट के टॉपिक्स कवर करते हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको पता है जो करंट में एस्पेक्ट्स होते हैं, वही चीज़ें आप अपने ग्रुप डिस्कशन और आप अपने लेक्चर में देखने को आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है करंट एस्पेक्ट या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है। सो आपको पता होना चाहिए, दैट टू विद बैकग्राउंड। ओके, तो हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, अभी हमें ये पता है कि इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखो, कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है ना, इसका ईरान, चाइना एंड रशिया, इन तीनों कंट्रीज का सपोर्ट था इस अटैक को। और हम क्यों कह रहे हैं कि इन तीनों कंट्रीज का सपोर्ट था? देखो, रीजंस हैं इसके पीछे। बेसिकली जो ईरान, चाइना एंड रशिया है, इन तीनों कंट्रीज का सपोर्ट था। तीनों के अपने अपने फायदे हैं इस अटैक से। रशिया रशिया का अगर हम डिस्कस करें तो रशिया का क्या फायदा है? आपको पता है रशिया का ना सीधा सीधा फायदा है इससे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर बीच में क्या चल रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। सो देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ना बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की है यूक्रेन को, तो एकदम से हमास एंड इसराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है। तो यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट देना कम कर देगा एंड इसराइल को सपोर्ट देना शुरू कर देगा। ये रशिया की सोच है एंड पुतिन को ये लगता है दोनों फ्रंट पर यूएसए एक साथ एक्टिव नहीं रह सकता। ठीक है, ये किसका मानना है? ये पुतिन का मानना है। ठीक है। सो बेसिकली हमें ये भी पता है कि कब ये वॉर कब से चल रही है, फेब 2022 से चल रही है। तो उनको लगता है कि यूएसए एक साथ दो फ्रंट पे एक्टिव नहीं रह सकता। तो अगर यूक्रेन को सपोर्ट कम मिलेगी तो ऑटोमेटिकली रशिया वॉर जीत जाएगा। तो ये मानना है किसका? ये मानना है रशिया का। सेकेंड, अगर हम बात करें किसकी, चाइना की बात करें, तो चाइना को ये लगता है, अब हमें पता है कि चाइना जो है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत सारे कोशिशें की गई है या फिर बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं यूएसए के द्वारा, जैसे क्वाड हो गया, ऑकस हो गया। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के द्वारा बहुत सारी चीजें की जा रही है चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। इनफैक्ट ताइवान को भी ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यूएसए, सो दैट चाइना ताइवान पर हमला ना कर सके। तो चाइना ये चाहता है कि एक और फ्रंट खुल गया तो यूएसए का ध्यान इंडो पैसिफिक की तरफ से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। अब हम जो है तीसरे उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज आपका क्या है? ईरान। देखो, ईरान के अपने रीजन है, मानो उसके हाथ में एक और कार्ड लग गया है। अभी ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो भी यूएसए ने लगाए हैं। तो ईरान जो गाजा पट्टी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमास को कंट्रोल करता है और लेबनान में हिजबुल्लाह को, दोनों के ऊपर पकड़ है ईरान की। तो ईरान यूएसए के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाइए, फंड रिलीज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये रीजंस है इन तीनों कंट्रीज के, इस वॉर से क्या उनको बेनिफिट मिलता है बेसिकली। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि ये तीनों कंट्रीज के क्या क्या फायदे थे हमास के अटैक का इजराइल पर, और ऐसा कुछ फॉरेन पॉलिसी लीडर्स का मानना भी है। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन कंट्रीज को ये भी लगता है कि वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, ये कमजोर हो रहा है, और इनके ये भी मानना है कि यूएसए के साथ तीन जगह पर ध्यान यूएसए एक साथ नहीं दे सकता, जैसे यूक्रेन की तरफ, इसराइल की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ। हमने ये भी देखा कि वो ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली यूएसए एक साथ इतने सारे काम या फिर इतने सारे इश्यूज को हैंडल नहीं कर सकता। ये था पूरे इस टॉपिक का बैकग्राउंड, जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे यूएसए के द्वारा इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। लेकिन जो राइटर है ना, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनका ये कहना है कि देखो, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो चल भी सकती है, च्युइंगम भी चबा सकती है, और चलते हुए च्युइंगम चबाते हुए विसल भी बजा सकती है। मतलब यूएसए में अभी भी बहुत सारी पावर है।
जिससे वो यूक्रेन, इजराइल एंड इंडो पैसिफिक पर ध्यान दे सकती है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में यूएसए ने पिछले कुछ टाइम में काफी सारे इनिशिएटिव या फिर काफी सारी चीजें की हैं। क्या है वो काफी सारी चीजें? सबसे पहला पॉइंट जो यूएसए ने किया इंडो पैसिफिक में, जापान को एनकरेज किया है, आप मिलिट्री पर ज्यादा खर्च कीजिए। उनको ये कहा गया है आप अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कीजिए चाइना के अगेंस्ट। दूसरी चीज जो यूएसए ने की है दैट इज, यूएसए के दो दोस्त है, कौन से? जापान एंड साउथ कोरिया, एंड दोनों की आपस में बनती नहीं थी, उनके बीच में टाइज को नॉर्मलाइज कराया गया यूएसए के द्वारा। तीसरी जो चीज यूएसए ने की है दैट इज फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग किया है यूएसए ने। चौथी जो चीज है वो है यूएसए के द्वारा की गई है वियतनाम के साथ। देखो वियतनाम जिसके ऊपर यूएसए ने वॉर की थी 1967 में, तो वियतनाम के साथ भी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है यूएसए ने, बिकॉज आज के टाइम पर वियतनाम एंड चाइना की नहीं बनती आपस में। तो अभी यूएसए चाहता है पुरानी बातों को भूलकर वियतनाम के साथ अपने टाइज को इंप्रूव करे, स्ट्रेंथन अप करे, बिकॉज वियतनाम एंड चाइना बोथ ऑफ देम दे आर नॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या किया है, यूएसए ने ऑकस की फॉर्मेशन की है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्वाड को और स्ट्रेंथन अप किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। सबसे लास्ट में जो यूएसए ने किया है दैट इज इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज को एनहांस किया। हम देखते रहते हैं न्यूज में कोऑपरेशन जो की जा रही है इंडिया के साथ यूएसए की, एंड उसके साथ साथ ये सारी चीजों के साथ साथ यूएसए ने किया है क्या, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ताइवान को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड की है, दैट टू मिलिट्री सपोर्ट को एक्सपैंड करवाने में उनका कंट्रीब्यूशन है। देखो ये सारी चीजें यूएसए ने की है चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक में। अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ है आपका ये यूक्रेन। अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में देखो शुरू में हमें ऐसा लगा था 4 दिन में ही कीव पर कंट्रोल पा लेगा रशिया, लेकिन उसके बाद अभी तक पिछले 1.5 सालों में हुआ क्या है। इवन न्यूट्रल कंट्रीज जो थी ना आपके पास, कौन सी थी हमारे पास न्यूट्रल कंट्रीज? आपकी ये जो फिनलैंड एंड स्वीडन, इन्होंने भी बेसिकली क्या किया है, इन्होंने भी नाटो में शामिल हो गए हैं। ये लोग भी, पूरा यूरोप जो पहले रशिया के को लेकर डिवाइडेड था ना, वो पूरा यूरोप यूनाइट हो गया है कि हमें रशिया के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा है कि हमें रशिया से सिक्योरिटी चाहिए। तो यूएसए ने क्या किया पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने इन कंट्रीज को भी नाटो में शामिल करा लिया। इसके बाद अगर हम तीसरे फ्रंट की बात करें, आपका तीसरा फ्रंट कौन सा है, दैट इज इजराइल। देखो जो ईरान के एनिमी है ना, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, दोनों को यूनाइट करने में लगा हुआ था यूएसए। इसी बीच क्या हो गया, इजराइल पे अटैक कर दिया, इसलिए इजराइल एंड सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो सके, एंड यूए के बीच में तो यूएसए ऑलरेडी रिलेशन नॉर्मलाइज करा चुका है। तो जो ये है ना कि ईरान के ऊपर अभी बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, आइसोलेटेड है काफी ज्यादा ये ईरान। तो ये सारे पॉइंट्स बता के राइटर ये बताना चाहते हैं कि यूएसए अभी कमजोर नहीं हुआ है। अगर देखें तो यूएसए का अभी वर्ल्ड जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज समवॉट अराउंड 24%। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन ये बात सच है कि वेस्टर्न कंट्रीज का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन यूरोप के कंट्रीज का कम हुआ है, यूएसए का कंट्रीब्यूशन कम नहीं हुआ है। और अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की अभी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, और हमें ये भी पता है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि वो बाउंस बैक नहीं करेगी, लेकिन उसको बाउंस बैक करने में अभी क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। सो इन द एंड राइटर ये कहना चाह रहे हैं, ये जो लग रहा है ना कि अभी यूएसए वीक हो रहा है या यूएसए डिक्लाइन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूएसए मल्टीपल जगहों पे इश्यूज को टैकल कर सकता है, दैट टू इन अ वन गो। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.